मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं भू आकृति विज्ञान को लेकर भौतिक भूगोल 1000 क्वेश्चन व्याख्यात्मक सहित आप लोगों का देने का हमारा वादा है। उस वादे के अनुसार हमने आज अपने फिर इस क्वेश्चन को लेके आप लोगों के सामने, तो आइए आप लोगों का समय जाया न करते हुए सविंद्र सिंह द्वारा 1000 भौतिक भूगोल 1000 MCQ उत्तर सहित व्याख्या सहित, जो कि आगामी आने वाले UGC नेट हायर एजुकेशन के जो पेपर होंगे उसमें इससे बहुत ज़्यादा मदद मिलने की संभावना है। और UP PGT व अन्य परीक्षाओं के लिए लाभदायक भौतिक भूगोल पर आधारित ये व्याख्यात्मक उत्तर सहित प्रश्न आप लोगों के बीच में दिया जा रहा है। तो आप लोग इसका जो भी कोई त्रुटि होगी आप अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करने का कष्ट करेंगे। तो क्वेश्चन पे बात करते हैं। मिसिसिपी नदी का डेल्टा निम्नलिखित में से किस प्रकार का डेल्टा है? तो ये क्वेश्चन पूछा गया किस प्रकार का डेल्टा है। तो इसका सही आंसर जो जाएगा वो डी, पक्षी के पंजे के आकार का डेल्टा है। आइए इसकी व्याख्या आपको बताते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका की प्रमुख नदी मिसिसिपी ने मैक्सिको की खाड़ी में न्यू ऑरलियंस तट पर पक्षी के पंजे के आकार का डेल्टा का निर्माण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए। निम्नलिखित अपवाह प्रतिरूपों में से कौन क्वेस्टा पर विकसित होता है? तो इसका सही उत्तर जो है वो समानांतर अपवाह प्रतिरूप आयताकार, जैसे 4 ऑप्शन दिया गया था तो पहला तो सत्य है समानांतर अपवाह प्रतिरूप। अगर अपवाह तंत्र के प्रकार की बात करते हैं तो अपवाह तंत्र के निम्न प्रकार होते हैं। जैसा कि आप जानते हैं पूर्ववर्ती अपवाह तंत्र होता है, अनुवर्ती अपवाह तंत्र होता है, अनुगामी अथवा परिणामी अपवाह होता है, अध्यारोपित अपवाह तंत्र, आरी अपवाह तंत्र, क्रमहीन अपवाह तंत्र और वृक्षानुमा अपवाह तंत्र परावर्तित अपवाह प्रतिरूप होते हैं। तो इस प्रकार का इसमें समानांतर अपवाह प्रतिरूप जो पहला ऑप्शन दिया गया वो सत्य ऑप्शन। समानांतर अपवाह प्रतिरूप के अंतर्गत अनेक नदियां एक दूसरे के समानांतर प्रवाहित होती हुई प्रादेशिक ढाल का अनुसरण करती हैं। समानांतर अपवाह प्रतिरूप समान ढलुआ सागर तटीय मैदान का तथा क्वेस्टा पर विकसित होता है। क्वेस्टा असमान ढाल वाला कटक होता है जिसका एक तरफ का ढाल खड़ा अर्थात क्लिप ढाल होता है और दूसरी ओर ढाल मंद हो जाता है। उसे हम समानांतर अपवाह प्रतिरूप का विकास होता है। अब जैसे पूर्ववर्ती अपवाह तंत्र किसे कहते हैं तो इसको थोड़ा सा आप जान लीजिए। हिमालय के निर्माण से पहले की नदियां जिसमें अन्य नदियों के जल भरने से या उनके आने से उसकी क्षमता में वृद्धि हो जाती है, उसे पूर्ववर्ती अपवाह तंत्र कहा जाता है। जैसे नदी आपकी सिंधु नदी हो गई वो पूर्ववर्ती अपवाह तंत्र का उदाहरण है। सतलज जो नदी हो गई वो भी पूर्ववर्ती अपवाह तंत्र का उदाहरण है। भागीरथी, गंगा, काली और ब्रह्मपुत्रा, त्रिस्ता आदि नदियां जो हैं ये पूर्ववर्ती नदियां हैं। अब आपसे अगर कोई पूछे अनुवर्ती नदियां कौन कौन सी हैं तो अनुवर्ती नदियों में आ जाएगी बेतवा, केन, सोन, चंबल इत्यादि जो नदियां हैं ये अनुवर्ती नदियां हैं। अनुगामी अथवा परिणामिक नदियां कौन हैं तो इसमें आएगी जुआरी, मांडवी। पश्चिम घाट के किनारे जो नदियां हैं वो लगभग इसी के अंतर्गत आती हैं। अध्यारोपित अपवाह तंत्र के अंतर्गत जो आती है जैसे आपकी स्वर्ण नदी हो गई, दामोदर नदी हो गई, चंबल नदी हो गई, बैतरणी हो गई और कुछ नदियां और इस प्रकार की हैं जो इसके अंतर्गत आती हैं। अब आरी अपवाह तंत्र के अंतर्गत कौन सी नदियां आती हैं?
किसी पर्वत के समानांतर बहने वाली जो नदियाँ होती हैं वो आर्य नदियाँ कही जाती हैं। इस प्रकार के अपवाह का निर्माण करती हैं, जैसे नर्मदा और ताप्ती, ये आर्य नदियों के उदाहरण हैं। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं हम लोग। निम्नलिखित नदियों में से किसे विश्व का जैविक आश्चर्य कहा जाता है? तो आप जानते हैं 4 ऑप्शन दिया गया, थोड़ा सा ध्यान लगाइएगा और इसका जो सही आंसर होगा आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, सी कानो क्रिस्टल नदी। नेक्स्ट कथन और कारण का क्वेश्चन है। रांची के पठार पश्चिमी उच्च पाट प्रदेश की ऊपरी चौगस सतह पर कम ऊंचाई वाले छोटे पौधों तथा वृक्षों का विकास हुआ है। अब कारण दिया गया, रांची पठार के तट पर थोड़ी सी नेटवर्क इशू। रांची पठार के पाट प्रदेश पर 154 मीटर मोटी बेसाल्ट लेटराइट की छत्रक शैल पाई जाती है। ये आपका कारण है। और कथन जो दिया गया था, रांची पठार के पश्चिम उच्च पाट प्रदेश की ऊपरी 64 सतह पर कम ऊंचाई वाले छोटे पौधों तथा वृक्षों का विकास हुआ है। तो इसको आपको कूट के माध्यम से सही उत्तर देना है और इसका सही उत्तर जो है वो है डी, बेसाल्टिक लेटराइट की मोटी परत में पौधों तथा वृक्षों की जड़ें अधिक गहराई तक प्रविष्ट नहीं हो पाती हैं, जिस कारण इनकी ऊंचाई कम होती है तथा इनका आवरण घना नहीं होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित जलधारा प्रतिरूपों में से किसमें बहुसंख्या जलधाराएं होती हैं, माने बहुत सारी जलधाराएं होती हैं, उसे क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर जो जाएगा वो बी, गुफित जलधारा प्रतिरूप। गुफित जलधारा प्रतिरूप में कई शाखाएं होती हैं जिनके अलगाव रेत की रोधिकाओं तथा उनके बीच में रेत की दीपों के द्वारा होता है। ज्ञातव्य है कि जलोढ़ मैदानों में ढाल के अत्यधिक मंद हो जाने के कारण मुख्य जलधारा जब कोई शाखाएं और प्रतिशाखाओं अर्थात जल वितरिकाओं में विभाजित हो जाती हैं तो उसे जलधारा प्रतिरूप को गुफित जलधारा प्रतिरूप तथा प्रमुख सरिता की गुफित नदी भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन जलोढ़ जलधारा की आकारिक में परिवर्तन के लिए उत्तरदायी नहीं है? तो सही उत्तर जाएगा बी, अवसादों की प्रवृत्ति। जलोढ़ जलधारा की आकारिकी में अवसादों की प्रकृति का कोई नियंत्रण नहीं होता है। जलधारा में त्वरित मार्ग परिवर्तन के जलधारा छोटी या बड़ी हो सकती है। मेआंडर के कटने जलधारा की लंबाई कम हो जाती है। मेआंडर स्थानांतरण तथा जलधारा के जलमार्ग में परिवर्तन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित सरिता तंत्रों में कौन क्रमवर्ती सरिता नहीं है? तो इसमें नहीं पूछा गया है। 4 ऑप्शन दिया गया है, प्रति अनुवर्ती सरिता, नवानुवर्तित सरिता, अध्यारोपित सरिता और परावर्तित सरिता। जैसे कि हम पहले आपको बता चुके थे कौन कौन कैसे ये होती हैं, तो आप इसको समझ चुके होंगे। अगर नहीं समझे तो फिर एक बार व्याख्या सुन लीजिए। पूर्ववर्ती अपवाह तंत्र हिमालय के निर्माण से पहले की जो नदियां होती हैं जिसमें अन्य प्रकार के जल हड़पने की क्षमता होती है, उसे पूर्ववर्ती अपवाह तंत्र कहा जाता है। जैसे सिंधु, सतलज, भागीरथी, गंगा, काली, तीस्ता, ब्रह्मपुत्र आदि नदियां होती हैं। उसी प्रकार अनुक्रमिक अपवाह तंत्र जो होता है
अर्थात जैसे इसमें हो जाएगा चंबल, बेतवा, केन आदि नदियाँ होती हैं। तो इसमें अब देखिए ऑप्शन ढाल व्याख्या कर रहे हैं, इसका सही जो आंसर होगा वो सी है, अध्यारोपित सरिता। नदियाँ ढाल के अनुरूप प्रवाहित होने वाली सरिता को क्रमवर्ती सरिता कहते हैं। अब इसको समझिए, ढाल के अनुरूप प्रवाहित होने वाली नदियों को क्रमवर्ती सरिता कहते हैं। अध्यापित सरिता निचली शैलों की संरचना को तथा उच्चावच को काट कर अपने आर पार प्रवाहित होती है। ऐसी सरिता को क्रमवर्ती सरिता भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित अपवाह प्रतिरूपों में से कौन वलित संरचना पर विकसित होता है। अब ये पूछ रहा है वलित संरचना पर विकसित होने वाला अपवाह प्रतिरूप कौन सा है, तो वो होगा जालीनुमा अपवाह तंत्र। सही आंसर जो 4 ऑप्शन दिया है, पदाकार, वृक्षाकार अपवाह प्रतिरूप, वलयाकार जिसे आप लोग अपवाह प्रतिरूप, ठीक है। इस तरह आप देखिए इसका नेक्स्ट, वलित संरचना में समानांतर अपनतियों, कटकों तथा अपनितियों घाटियों के ढाल के सहारे विकसित अपवाह जाल को जालीनुमा अपवाह तंत्र कहते हैं। अनियमित घाटी में प्रधान अनुवर्तिक नदी का विकास होता है। अपनतीय कटक के पार्श्व तलों पर अपवर्ती सरिताओं का विकास हो जाता है। प्रधान अनुवर्ती के समकोण पर मिलती है। नेक्स्ट कथन और कारण का क्वेश्चन है, कोलंबिया को कानो क्रिस्टेल नदी का रंग वर्षा काल में समाप्त हो जाता है। कारण, वर्षा ऋतु में कानो क्रिस्टेल नदी में जल स्तर नदियों के किनारों के शीर्ष तक पहुंच जाता है। बैकपुल नदी, नीचे कूट के माध्यम से सही उत्तर देना है। तो इसका सही उत्तर जो होगा ए तथा आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। सुमेलित नहीं है पूछा गया है, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो डी, अल अब्बास नखलिस्तान लीबिया। अब इसका व्याख्या जो है, अल अब्बास पूर्वी सऊदी अरेबिया में स्थित है, जो अरब सागर की खाड़ी के तट के लगभग 60 किलोमीटर अंदर है। 85.5 वर्ग किमी क्षेत्र वाला अल अब्बास नखलिस्तान विश्व का सबसे बड़ा नखलिस्तान है। इसे विश्व धरोहर स्थल भी घोषित किया गया है। क्रिस्टोन परिकल्पना निम्नलिखित विवर्तनिक आकृतियों में से किसे संबंधित है। तो इसका जो सही आंसर है वो है बी, गैब्रोन। 4 ऑप्शन दिया हुआ था, उसमें सही जो है आपके स्क्रीन पर है, आप देख सकते हैं। तो आइए व्याख्या से जानते हैं क्या इसका व्याख्या। क्रिस्टोन परिकल्पना ग्रोबेन या भ्रंश घाटी के निर्माण की प्रक्रिया से संबंधित है। इस परिकल्पना के अनुसार भवनों के मेहराब के बीच पत्थर या ईंट से गिरने से निर्मित रिक्त स्थान के रूप में रिफ्ट घाटी की उत्पत्ति की व्याख्या की गई है। यह परिकल्पना रिफ्ट घाटी की उत्पत्ति की तनावमूलक परिकल्पना के नाम से भी जानी जाती है या उससे संबंधित है। निम्नलिखित में से किसने जलधारा आकारिकी के पुल रिफल अनुक्रम के विकास के 5 अवस्थाओं वाले मॉडल प्रतिपादन किया था। तो ये 4 ऑप्शन दिया गया है, उसमें सही ऑप्शन डी, ई ए केलर। निम्नलिखित में से कौन आधार शैल
जलधारा की आकारिकी को नियंत्रित नहीं करता है। तो सही आंसर जो होगा ए, संहित संघर्षण। संहित संघर्षण नदी के जल के साथ चलने वाला कंकड़ पत्थर को आपस में टकराते टकराते इस प्रक्रिया के द्वारा टूट जाते हैं, संग्रहित हो जाते हैं या अन्य, अतः इस प्रक्रिया का नदियों की तली की शैल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। नेक्स्ट कथन और कारण का क्वेश्चन है। गोमती नदी सतत वाहिनी नदी है। गोमती नदी जो है वो सतत वाहिनी नदी है। कारण गोमती नदी झरना पूरित नदी है। तो कूट के माध्यम से उत्तर दीजिए आप। पहला दिया गया है ए तथा आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या करता है। ए सही है परंतु आर गलत है। ए तथा आर दोनों सही है परंतु आर गलत है। ए गलत है परंतु आर सही है। तो सही आंसर जो जाएगा वो सी, ए तथा आर दोनों सही है परंतु कारण कथन की व्याख्या करता है। इस तरह इसको समझने का आप प्रयास करिएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित नखलिस्तानों में से कौन कैनियन प्रकार का नखलिस्तान है? उत्तरी पूर्वी चाड के इनवेडी पठार में अवस्थित ग्वेट्टा नखलिस्तान जल व वायु द्वारा बालू का पत्थर की चट्टानों के अपरदित या अपरदन से निर्मित कैनियन में स्थित है। इसमें जल की आपूर्ति प्राकृतिक झरनों से होती है। ग्वेट्टा नखलिस्तान कैनियन की खाड़ी क्लिफ दीवारों से घिरा है। कारवां के हजारों ऊंट प्रतिदिन इस नखलिस्तान में पानी पीने के लिए आते हैं। उन ऊंटों द्वारा छोड़े गए लीद मल को ग्वेट्टा का जल दूषित हो जाता है। इस कारण से वहाँ का जल काला हो जाता है। तो इसका सही आंसर जो होगा ए होगा। निम्नलिखित जलप्रपातों में से कौन नीक पॉइंट जलप्रपात नहीं है? दास प्रपात, गौतम धारा, जोहान्स प्रपात, चित्रकोटे प्रपात, धुआंधार प्रपात। तो इसका सही आंसर जो है सी, नदियों के नमों में होने से निर्मित जलप्रपात को नीक पॉइंट प्रपात कहते हैं। चित्रकोटे या चित्रकूट जलप्रपात छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में इंद्रावती नदी पर स्थित एक सामान्य प्रपात है। इसे भारत का न्याग्रा प्रपात भी कहते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित नदियों में से कौन अनुवर्ती नदी नहीं है? अनुवर्ती नदी नहीं है। तो इसको किसी दिन अनुवर्ती पूर्व अनुवर्ती पे आपको बताएंगे, बताने का प्रयास किया जाएगा। आइए देखते हैं आज ये क्वेश्चन जो है इसका सही आंसर होगा डी, कोसी नदी। 729 किमी लंबी कोसी, जिसे सप्तकोसी भी कहते हैं, नदी पूर्ववर्ती नदी क्योंकि यह हिमालय की श्रेणियों को काटकर उनके आर पार प्रवाहित होती है। यह गंगा नदी के बाएं किनारे की सहायक नदी है। दाएं किनारे से सहायक नदियां और बाएं किनारे की सहायक नदियों को भी किसी दिन हम आपको लेक्चर के माध्यम से बताने का प्रयास करेंगे। आइए जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन भारत की ताजे जल की सबसे बड़ी झील है? भारत की ताजे जल की, विश्व की नहीं, भारत की ताजे जल पूछा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। तो इसका सही आंसर जो है बी, पैगाग झील। पैगाग झील जो स्थित है लद्दाख में, ये भारत की सबसे बड़ी ताजे झील है। नेक्स्ट, कथन और कारण से क्वेश्चन बनाया गया है। अफ्रीका के चाड देश में स्थित ग्वेट्टा नखलिस्तान का पानी काला हो गया क्योंकि, इस तरह समझिए। और कथन है दूसरा, कारवां के हजारों ऊंट प्रतिदिन ग्वेट्टा नखलिस्तान में पानी पीते आते थे। तो ये भी सत्य है।
तो इसका सही आंसर होगा बी। ए तथा आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। इसकी व्याख्या ऊपर भी कर दी गई थी, तो अब इसकी व्याख्या करने की ज़रूरत नहीं, आप समझ चुके होंगे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? एक तरफ नदियाँ दिया गया, उसकी सहायक नदियों का नाम दिया गया है। तो इसका जो सही पहला ऑप्शन बना हुआ, केन नदी यमुना नदी की बाएं तट की सहायक नदी है। रामगंगा नदी गंगा नदी की बाएं तट की सहायक नदी है, ये गलत है। सोन नदी गंगा नदी के दाहिने किनारे की सहायक नदियां हैं, ये भी गलत है। कोसी नदी गंगा नदी की बाएं तट की सहायक नदी है, ये भी गलत है। तो इस तरह आपका सही आंसर जो होगा ए, दाएं तट और बाएं तट की सहायक नदियों को लेकर किसी दिन हम आपको एक नई वीडियो प्रोवाइड कराएंगे, जिसमें पूरे भारत की और पूरे लगभग जितनी भी नदियां हैं उस पर सभी नदियों पर चर्चा किया जाएगा। आपको एक वीडियो बना के डालेंगे जिसमें दाएं और बाएं तट की नदियां होंगी। अब 87 नंबर का क्वेश्चन है और इसमें सुमेलित करने के लिए दिया गया, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो इस पे थोड़ा सा आप लोग रुकिएगा, ध्यान दीजिएगा, नहीं है पूछा गया है। किजिकुम मरुस्थल ईरान में अवस्थित है। करलकुम मरुस्थल तुर्कमेनिस्तान, काराकुम मरुस्थल तुर्कमेनिस्तान और कजाकिस्तान, चहुआन मरुस्थल मेक्सिको एंड संयुक्त राज्य सीमा पर है। तो इसमें जो सही आंसर है वो ए, किजुलकुम मरुस्थल कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान व तुर्कमेनिस्तान में अवस्थित है, न कि ईरान में अवस्थित है। इस प्रकार आपका पहला आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट, मून घाट निम्नलिखित मरुस्थलों में से किसमें स्थित है? सही आंसर इसका जाएगा सी, अटाकामा मरुस्थल। मून की घाटी या मून घाटी अर्जेंटीना वाले अटाकामा मरुस्थल के भाग सन जुआन प्रांत में अवस्थित है। चूँकि इस घाट की आकृति चाँद जैसी है, इसलिए इसे चाँद की घाटी कहते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन झील गोमती नदी का स्रोत है? 4 ऑप्शन दिया गया, चित्तौरा झील, कीथम झील, रामगढ़ झील या रामगढ़ ताल, फुलहर झील। तो सही ऑप्शन जो होगा वो डी, फुलहर झील। उत्तर प्रदेश में प्रवाहित होने वाली सतत वाहिनी गोमती नदी उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले में स्थित गोमर ताल जिले से फुलहर झील है या उससे निकलती है। तो इसका सही आंसर जो होगा वो डी। नेक्स्ट, कथन और कारण, हिमाचल प्रदेश में ब्यास नदी की उत्तरी सहायक या नदियाँ या मौसमी नदी है। हिमालय प्रदेश में ब्यास नदी की उत्तरी सहायक नदियाँ हिमपूरित हैं। नीचे दिए गुण से सही उत्तर का चयन कीजिए। ए तथा आर दोनों सही है, आर ए की व्याख्या करता है। ए तथा आर दोनों सही है परंतु आर ए की व्याख्या नहीं करता है। ए सही है परंतु आर गलत है, ए गलत है परंतु आर सही है। तो सही उत्तर जो जाएगा वो डी, ए गलत है परंतु आर सही है। हिमाचल प्रदेश में ब्यास नदी की उत्तरी सहायक नदियाँ मौसमी न होकर सतत वाहिनी हैं, क्योंकि वे हिमालय के हिम क्षेत्रों से निकलती हैं और ज्ञातव्य है कि हिमपूरित हिम आधारित नदियाँ सतत वाहिनी होती हैं, जबकि वर्षापूरित नदियाँ मौसमी होती हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन विश्व की बृहत्तम अस्थायी मरुस्थलीय झील है? इस तरह क्वेश्चन बना हुआ है, तो सही आंसर जो जाएगा वो भी तुर्कान झील। उत्तरी पश्चिमी केन्या तथा दक्षिणी पश्चिमी इथोपिया में स्थित तुर्कान झील विश्व की सबसे मरुस्थलीय अस्थायी झील है, क्योंकि इसे ओमो नदी, तुर्कबेल नदी,
ओरियो नदी से जल की आपूर्ति होती है। इस झील में वर्ष पर्यंत जल बना रहता है, जिस कारण यह अस्थायी झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन हिमानी झील है? गोमरताल, लोकटक झील, सांगमो झील, पिछोला झील। सही आंसर है सी, सांगमो झील। सांगमो झील जो चांग झील के नाम से भी जानी जाती है। यह भारतीय राज्य सिक्किम के पूर्वी भाग में स्थित है। एक हिमानी झील है। सागर तल से इसकी इतने 3753 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। झील शीतकाल में जम जाती है। बदलते मौसम के साथ सांगमो झील की सतह में विभिन्न रंगों की छटा झलकती है। चंद्रताल झील निम्नांकित में से किस प्रकार की झील है? विवर्तनिक झील है, हिमानी झील है, संरचनात्मक झील है, गोखल झील है। तो सही आंसर सी, हिमानी झील है। नेक्स्ट, फुलहर झील निम्नलिखित नदियों में से किस नदी की उद्गम है? तो जो सही आंसर होगा गोमती नदी। फुलहर जो है वो गोमती नदी या गोमर ताल भी इसे कहा जाता है। भारत के पीलीभीत जिले में मांगो टांडा के समीप स्थित है। गोमती नदी इसी झील के से निकलती है। गोमर ताल के नाम से ही गोमती नदी का नामकरण किया गया है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन नवीनतम मरुस्थल है? नवीनतम माने नया मरुस्थल है। तो सही आंसर जो होगा वो अरलकुम मरुस्थल जो है। गोबी का मरुस्थल, टकला मरुस्थल और थार मरुस्थल। नवीन जो मरुस्थल है वो अरलकुम मरुस्थल का निर्माण 1960 में अरल सागर के बड़े भाग के सूखने से प्रारंभ हो गया। नवजात अरलकुम मरुस्थल अरल सागर के बचे हुए हिस्से के उत्तर पूर्व में स्थित है। तो इस तरह ये नवीनतम अरलकुल मरुस्थल जो है नवीनतम है। उज्बेकिस्तान और कजाख्स्तान देश में हुआ है। नेक्स्ट, अनेक झीलों की श्रृंखलाओं वाले ओनियन सेरिस निम्नलिखित मरुस्थल में से किसमें स्थित है? कालाहारी मरुस्थल, अटाकामा मरुस्थल, सहारा मरुस्थल, मोजाम्बिक मरुस्थल। सही आंसर सी, सहारा मरुस्थल। सहारा मरुस्थल के अति शुष्क इंडेंसी प्रदेश में स्थित ओनियांग सेरिस से अंतर संबंध 18 झीलों की श्रृंखला है, जिसमें 62,280 हेक्टेयर क्षेत्र में फैली हुई है। इस श्रृंखला में खारी, अति खारी तथा ताजे झील भी स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित मरुस्थलों में से कौन गैर ध्रुवीय प्रदेश विश्व का सर्वाधिक शुष्क, सर्वाधिक कुहरे वाला मरुस्थल है? तो सही आंसर होगा डी, आटाकामा मरुस्थल। चिली व पेरू के तटीय क्षेत्र में स्थित आटाकामा मरुस्थल विश्व का सबसे शुष्कतम व सर्वाधिक कुहरे वाला मरुस्थल है। सापेक्षिक आर्द्रता 95% होने के कारण घने कुहरे का आवरण छाया रहता है। इस कारण यहाँ कुहरा नखलिस्तान बन जाता है। इसी कारण इसे कुहरा मरुस्थल भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, कथन और कारण का क्वेश्चन दिया गया है। हिमालय प्रदेश में ब्यास नदी की दक्षिणी सहायक नदी मौसमी है। कारण आर, हिमाचल प्रदेश में ब्यास की दक्षिणी सहायक नदी जल वर्षा पूरित होती हैं। तो सही आंसर जो जाएगा वो डी, ए तथा आर दोनों सही है और आर एक ही सही व्याख्या करता है।
जो नदियाँ हिमपूरित होती हैं वे सतत वाहिनी होती हैं, परंतु जल वर्षा पर आधारित नदियाँ मौसमी होती हैं, क्योंकि जब वर्षा होती है तभी इनमें जल आता है। ब्यास नदी की उत्तरी सहायक नदी हिमालय के हिम क्षेत्रों से निकलती हैं, अतः ये हिमपूरित होने के कारण सतत वाहिनी होती हैं, परंतु ब्यास की दक्षिणी सहायक नदियों का जनन वर्षा के जल से होता है, अतः ये मौसमी नदी है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तुर्काना झील लीबिया, एल्टान झील रूस, वांडा झील अंटार्कटिका, रेटबा झील सेनेगल। तो सही आंसर है ए, तुर्काना झील लीबिया में नहीं बल्कि ये इथोपिया के में अवस्थित है। तुर्कान झील, जिसको पहले रुडोल्फ झील के नाम से भी जाना जाता था, यह खारी झील पानी की झील है। झील उत्तरी पश्चिमी केनिया तथा दक्षिणी पश्चिमी इथोपिया में अवस्थित है। तुर्कान झील केनिया भ्रंश घाटी में भी स्थित है। नेक्स्ट, निम्नलिखित भूगर्भिक कालों में से किस काल में गोंडवाना लैंड यूमेरिका स्थल खंड में मिल गया था? प्री कैम्ब्रियन काल, कार्बोनिफेरस, कैम्ब्रियन, ओर्डोविनियस तथा डिवोनियस। सही उत्तर होगा कार्बोनिफेरस। कार्बोनिफेरस काल में गोंडवाना लैंड का स्थलखंड यूमेरिका लॉरेंसिया स्थलखंड से मिल गया, जिससे पैंजिया सुपर महाद्वीप का निर्माण हुआ। नेक्स्ट, निम्नलिखित नदियों में से कौन एक नदी चादर ट्रेक के नाम से प्रसिद्ध है? 4 ऑप्शन है, सुरु नदी, श्योक नदी, जास्कर और चौथा ऑप्शन है चेनाब नदी। तो सही आंसर जो जाएगा जास्कर नदी। भारत के लद्दाख की जास्कर नदी शीतकाल में तापमान के हिम के नीचे जाने पर पूर्वतया जम जाती है, जिसकी हिमानीकृत सतत वाहिनी या लोग ट्रैकिंग कहते हैं। इस ट्रैकिंग लंबी दुर्गम पद यात्रा को सामान्य रूप से चादर ट्रेक कहा जाता है, क्योंकि जास्कर नदी की जमी सतह चादर के समान होती है। बाणगंगा नाम की नदियाँ निम्नलिखित राज्यों में यूनियन टेरिटरी से किस में नहीं पाई जाती हैं? तो 4 ऑप्शन, जम्मू व कश्मीर, उत्तराखंड, महाराष्ट्र और राजस्थान। तो सही आंसर जो होगा उत्तराखंड। निम्नलिखित सुपर सलाइन अति खारी झीलों में से कौन अंटार्कटिका में अवस्थित है? डॉन जुआन पुल, डेविल झील, गुंज और एल्टन। ये 4 ऑप्शन दिया गया था। सही उत्तर इसमें जो है डॉन जुआन पुल्ड पांड के नाम से भी जानी जाती है। ये विक्टोरिया लैंड में राइन घाट के पश्चिमी छोर पर अवस्थित है। निम्नलिखित झीलों में से कौन अनोखे लाइमस्टोन मीनार, कोष्ठक में जिसे मीनार टावर से संबंधित है? 4 ऑप्शन है, ग्रेट साल्ट झील, पिल्बिस झील, विनिपेग झील और मोनो झील। सही आंसर होगा जो डी, मोनो झील। मोनो झील संयुक्त राज्य से कैलिफोर्निया प्रांत के मोनो काउंटी में अवस्थित है। इसका जल ग्रहण क्षेत्र सतत के ऊपर उठे हुए हैं। इस चूना पत्थर के टावर कैल्शियम कार्बोनेट से हुई हैं। इस तरह के चूना पत्थर को मीनार कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? 4 ऑप्शन दिया गया है और 4 से जो सही आंसर है वो ए, फाइबर फ्लावर लेक, कोलंबिया, उत्तरी पश्चिमी चीन के चिंगझोंगाऊ राष्ट्रीय उद्यान में अवस्थित पंचपुष्प झील पर्वत के चारों तरफ से घिरी हुई है। इस झील
की गहराई 16 फीट है, परंतु इसका जल इतना पार्श्विक है कि इसकी तली स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट कथन और कारण से है। भारत के लद्दाख में जास्कर नदी पर प्रतिवर्ष शीतकाल में चादर टैंक लगी रहती है और जास्कर घाट में शीतकाल में तापमान 0 डिग्री हिमांक से नीचे चला जाता है। तो नेक्स्ट जो सही आंसर होगा वो होगा, कूट के माध्यम से चूज करना था। सी, ए तथा आर दोनों सही है, परंतु आर ए की व्याख्या करता है। नेक्स्ट 107 नंबर क्वेश्चन, नदियों द्वारा प्रवाहित किए जाने वाले अवसाद भार का आकार एवं कैलिबर में होता है क्षमता, नदियों के अनुप्रवाह दिशा में घटता है। नेक्स्ट कारण दिया है, नदियों की जलधारा प्रवणता उनकी अनुप्रवाह दिशा में घट जाती है या घटती जाती है। तो आइए कूट के माध्यम से इसको सही करते हैं। कौन सा ऑप्शन सही होगा, क्या इसका आप केजली फंक्शन को मृदा समर्पण भी कहते हैं। परिहिमानी में पदार्थों के परिवहन का प्रक्रम है। ग्रीष्मकाल के अंत में तापमान में वृद्धि से हिम द्रवित जल हिम के पिघलने से जनित वो वाष्पीकरण हो जाते हैं। परिणाम स्वरूप मृदा समर्पण की प्रक्रिया अत सक्रिय हो जाती है। इसे मृदा कंजेलेफेक्शन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दो दिया गया, निम्नलिखित में से कौन भूकंपों के परिणाम के मापन का मापक है? तो सही 4 ऑप्शन है, टेरो मापक, मर्केली मापक, ब्यूफोर्ड मापक, प्रेशर गेज। तो सही आंसर जो होगा मर्केली मापक, जी मर्केली के नाम से इसको मर्केली मापन के नाम से जाना जाता है। ये इटली के भूवैज्ञानिक थे जिन्होंने ये दिया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसमें परमाफ्रॉस्ट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था? सही आंसर होगा S.W. मूलर। सर्वप्रथम अमेरिकी भूगोल शास्त्री सिमोन विलियम्स मूलर ने सन 1947 में अस्थायी तुषार के लिए परमाफ्रॉस्ट शब्द का प्रयोग किया था। इन्होंने उस भूमि को परमाफ्रॉस्ट बताया जो कम से कम लगातार 2 वर्षों तक हिमकृत दशा में रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें क्रायोफ्लेशन की संकल्पना का प्रतिपादन किया था? सही आंसर होगा आर.पी. सिंह। डॉक्टर आर.पी. सिंह ने क्रायोफ्लेशन शब्द की संकल्पना को दिया था। सन 1946 में क्रिक ब्रायन ने क्रायोफ्लेशन शब्दावली का प्रयोग परिहिमानी क्षेत्रों के तुषार के कार्यों द्वारा समस्त धरातली भाग को समतलीकरण के लिए किया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित पठारों में से किसमें ब्याज अपक्षय के अधिक उदाहरण मिलते हैं? तो सही आंसर होगा डी, रांची का पठार। प्याज अपक्षय को अपर्दन भी कहते हैं। तापमान में विभिन्नता के कारण चट्टानें खासकर ग्रेनाइट की पतली पतली परतों से उड़ने की क्रिया को अपक्षय या ब्याज अपक्षय कहते हैं। जिस तरह प्याज के छिलके एक के बाद एक उखड़ते रहते हैं, उसी तरह चट्टानों की पतली पतली परतें उधड़ती रहती हैं। इसे रांची के पठार ग्रेनाइट के गुंबदों के अनावृत बैथोलिक पर इस तरह के अपक्षय मिलते हैं। प्याज इसको कह लें, सही शब्द रहेगा। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन जलधारा आकारिकी को प्रभावित नहीं करता है? बेसिन की लंबाई, प्रवाहित गति, अवसाद भार, तली के पदार्थ। तो सही आंसर जो होगा ए, बेसिन की लंबाई। अपवाह बेसिन की आकारिकी के विकास की
उसकी विशेषताओं के निर्धारण में अपवाह बेसिन की लंबाई को भूमित नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन मध्य पिंड का उदाहरण नहीं है? 4 ऑप्शन दिया गया। सही ऑप्शन बी, कैम्ब्रेलैंड पठार। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो के लिए आप लोग जुड़िए और अपना कमेंट बॉक्स में ज़रूर करिए। तो आज के लिए मित्रों बस इतना ही, और नेक्स्ट मिलते हैं आगे की क्वेश्चन और व्याख्यात्मक सहित लेकर। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार।